हेलो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के लाइट चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में आए हैं। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में रिफ्लेक्शन के बारे में ये बताया था कि कैसे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स मैंने आपको बताया था, और रिफ्लेक्शन कैसे प्लेन मिरर पे होता है, कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ें मैंने बताई थी। और फिर उस फॉर्म्ड इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इमेज कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप चैनल में जाइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं, है ना। तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए लाइट चैप्टर की कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। स्फेरिकल मिरर्स। जी हाँ, पिछले क्लास में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है ना, कैसे बनाया जाता है। तो बेसिकली एक स्फेरिकल ग्लास लिया जाता है ना, एक स्फेरिकल ग्लास एक ट्रांसपेरेंट हुआ है ना, और उस स्फेरिकल ग्लास के स्लाइसेस काटे जाते हैं जैसा कि दिख रहा होगा आपको। और अगर आप ऐसा स्लाइस काटो तो टुकड़े कुछ ऐसे मिलेंगे आपको, है ना। अब इन टुकड़ों को कभी इनर पार्ट को पॉलिश कर दिया जाता है, कभी आउटर पार्ट को, है ना। जब इनर पार्ट को आप पॉलिश करते हो बेसिकली, तो उसमें आप जिंक या सिल्वर की कोटिंग करते हैं, है ना, जिंक या सिल्वर की कोटिंग करते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन, है ना। आउटर पार्ट को भी किया, कभी इनर पार्ट को किया। तो जब इनर पार्ट को पॉलिश करते हैं हम लोग, कोटिंग करते हैं, तो जो आउटर पार्ट होता है दैट बिहेव्स लाइक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, या फिर दैट बिकम्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जब आप आउटर पार्ट को कोट करते हो तो इनर पार्ट बिकम्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। और उस केस में जब इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए तो वो मिरर क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर। और जब आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए तो वो मिरर क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। वो मिरर क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर, है ना। दैट मिरर इज टर्म्ड एज कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव मिरर हो, ये स्फेरिकल ग्लास से ही तैयार किया जाता है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। और जब स्फेरिकल ग्लास से निकाले गए स्लाइसेस के इनर पार्ट की कोटिंग की जाती है तो वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है, और जब आउटर पार्ट की कोटिंग की जाती है तो वो मिरर कॉनकेव मिरर कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जानेंगे, ठीक है ना। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, है ना, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स। ठीक है, चलिए देखिए, ये दो मिरर मैंने आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ किया है ना, ये दो मिरर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इस मिरर में आपको जो जो टर्म्स मैंने लेबल किया है पहले एक बार उसको ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। इस टर्म में, इस फिगर में ध्यान दीजिए, ये एक लाइन दिख रही है आपको, है ना, दिस इज द लाइन। इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं कि जिस स्फेरिकल ग्लास से आपने इसको कट करके निकाला था, जिस स्फेरिकल ग्लास से आपने इसको कट करके निकाला था, क्या उस स्फेयर का कुछ सेंटर रहा होगा, है ना। जिस स्फेरिकल ग्लास से आपने इसको कट करके निकाला था मेरे प्यारे बच्चों, क्या उसका कुछ सेंटर रहा होगा? हाँ सर, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और क्या उसका कुछ रेडियस भी रहा होगा? सेंटर है तो रेडियस तो होगा, तो उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जिस मिरर की बात हम कर रहे हैं, है ना, आइदर वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, उस मिरर की जो मिड पॉइंट होती है ना, उस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज टर्म्ड एज पोल। उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पोल। सेम टर्म्स इधर भी लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स में भी। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरने वाली जो लाइन होती है, जो लाइन होती है, लाइन का मतलब इधर भी एंडलेसली मूव करेगा और इधर भी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन इन दोनों पॉइंट से होके गुजरने वाली जो लाइन होगी वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना।
और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट लाई करता है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट लाई करता है जिसको फोकस बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फोकस। तो होता क्या है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरने वाली जितनी पैरेलल रेज होंगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरने वाली जितनी पैरेलल रेज होंगी, वो सारी रेज एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, और उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, है ना। और इस फोकस की जो पोल से दूरी होती है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसका डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, आपको लिखवा दूंगा। उस पॉइंट को बोलते हैं फोकल लेंथ, है ना, सॉरी, उस लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। कौन सा लेंथ, जो फोकस और पोल के बीच का होता है, जो फोकस और पोल के बीच का होता है। तो क्या सीखा हमने कि जिस स्फीयर से काट के निकाला जाता है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, उस मिरर के मिड पॉइंट को पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। और फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको फोकल लेंथ, और फोकस क्या होता है, तो जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे मिलती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। सेम मेरे प्यारे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी है ना। मिरर का मिड पॉइंट पोल, है ना, ये पॉइंट फोकस। सर इधर क्यों होगा, ये सेंटर इधर क्यों होगा, तो देख लो ना, जब स्लाइस आप यहाँ से काट रहे हो तो सेंटर किधर होगा, इधर होगा, इसलिए सेंटर इधर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर, फोकस वही पॉइंट, पैरेलल जाने वाली रेज अपीयर टू पास थ्रू फोकस, लगता है कि फोकस से होके गुजरेंगे, इसीलिए वो ये आप, मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तब इस लाइन की मतलब आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए ये जानिए कि जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी वो फोकस से ही आती हुई मालूम पड़ती हैं, है ना। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरने वाली लाइन। तो ये जो भी जितने भी सारे टर्म्स हैं इसका फिगर का एक्सप्लेनेशन आपको फिगर में सामने दिख रहा है, और इसका सारे टर्म्स का डिफाइन करने का तरीका या सारे टर्म्स की डेफिनेशन की बात की जाए तो वो मैंने लिख दिया है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपकी स्क्रीन पे डेफिनेशन दिख रहा है ना। जी हाँ, बारी बारी से सारे टर्म्स का डेफिनेशन मैंने लिख दिया। द फर्स्ट वन इज पोल, क्या लिखा मैंने कि द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। द सेकेंड वन इज फोकस, लिख दिया मैंने डेफिनेशन, आप नोट कर लेंगे, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ कि द रेज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज मीट, मिलती हैं, और अपीयर टू मीट या मिलती हुई मालूम पड़ती हैं एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, है ना। द नेक्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका भी डेफिनेशन लिख दिया मैंने प्यारे बच्चों कि द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ग्लास, उस स्फेरिकल ग्लास का सेंटर जिसका पार्ट होता है कौन, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जो मैंने समझाया वो मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म देखिए क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप पॉज करके वीडियो को नोट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ग्लास बेसिकली हुज पार्ट इज द कॉनकेव और सिंपल। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो उस केस में हम लोग उस स्फेरिकल ग्लास के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर मानते थे। इसमें बस यही कह दिया कि उसी स्फेरिकल ग्लास का जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, है ना। फोकल लेंथ, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल, फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होता है, फोकल लेंथ होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, लिख दिया मैंने। अब बारी आती है कि जब आप डायग्राम बनाएंगे, है ना, रे डायग्राम बनाएंगे, तो प्लेन मिरर के केस में तो एक ही रूल आपने लगाया और डायग्राम पाया, और क्या था वो रूल कि सर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर कर दो, और उसके बेसिस पे हमने रे डायग्राम्स ड्रॉ कर दिया था, है ना। अब ये देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स के केस में रिफ्लेक्शन कैसे टेक प्लेस करता है, और फिर हम लोग उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स पढ़ेंगे और उसका यूज करते हुए
हम लोग रे डायग्राम्स में प्रोसीड करेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले फर्स्ट रूल, रेज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेज और अपीयर टू पास थ्रू फोकस। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरती हैं या गुजरती हुई मालूम पड़ती है, ठीक है ना। देखिए देखते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको फोकस के डेफिनेशन में भी बता दिया है, लेकिन इसको फिगर में भी देख लेते हैं। जैसे देखिए ये हमारा मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, दो रेज लेते हैं हम लोग। देखिए पहला दूसरा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा था, है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट हुआ टकराने के बाद, और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजर रहा है, फोकस से। ये तो हुआ कि पासिंग थ्रू फोकस। इस केस में देखते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रेज चली और रिफ्लेक्शन इनका तो इधर होगा, है ना, तो वो रिफ्लेक्ट हो गई इधर, लेकिन जब उनको प्रोड्यूस, बेसिकली वो डाइवर्जेंट था, कैसा था, डाइवर्जिंग नेचर का था, लेकिन जब इसको प्रोड्यूस किया गया पीछे बच्चों, तो ये वापस से मिलती हुई मालूम पड़ती हैं, दे आर अपीयरिंग टू पास थ्रू फोकस। इसीलिए मैंने लिखा रूल नंबर 1 में कि वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करता हुआ जो फोकस होता है उससे गुजरती है ना। फिगर देख लीजिए, दिख रहा है, ड्रॉ कर लीजिए। द रेज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन इट विच इज फोकस, है ना। इसीलिए फोकस को भी इसी तरीके से मैंने डिफाइन किया था। और फर्स्ट रूल ये हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरेंगी, है ना। द रेज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस और अपीयर टू पास थ्रू फोकस। ओके, रूल नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, ये रूल जस्ट पहले वाले का रिवर्स है। रिवर्स बोले तो उल्टा, रिवर्स बोले तो उल्टा, है ना, उसका उल्टा है। कैसे, उसमें क्या था कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं वो फोकस से गुजरेंगी। इसमें ये हो जाएगा कि जो रेज फोकस से होके गुजर रहा हो या गुजरता हुआ मालूम पड़ रहा हो, वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस के, सॉरी, वो कहाँ से गुजरेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो लिख दिया मैंने कि दोज रेज पासिंग थ्रू फोकस, जो रेज फोकस से गुजर रही हूं, दे आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों मिरर के लिए मैंने फिगर बना दिया आपके सामने, ये रहा। देखिए इसमें यह था कि इंसिडेंट रेज को हमने कहाँ से गुजारा, फोकस से। देखिए इंसिडेंट रेज कहाँ से गुजरा, फोकस से, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया, पैरेलल। फोकस से गुजरा और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल। देखिए फोकस से गुजरा, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए तो इनिशियली दे वर अपीयरिंग दैट एज इफ दे विल पास थ्रू फोकस, है ना। इनिशियली ऐसा लग रहा था कि वो कहाँ से पास होंगी, फोकस से, ठीक है ना। अगर इसके फिगर की, सॉरी एरो उल्टा हो गया, शुरू में ये लग रहा था कि वो कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से। देखिए इंसिडेंट रेज अपीयरिंग टू पास थ्रू फोकस, और जब उनका रिफ्लेक्शन हुआ तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे। देखिए इनिशियली लग रहा था कि अगर ये चलता जाए तो कहाँ से गुजर जाएगा, फोकस से, लेकिन जब उनका रिफ्लेक्शन हुआ तो दे बिकेम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कहानी ये हुई कि वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो फोकस से गुजरेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो फोकस से गुजरेगा या गुजरता हुआ मालूम होगा, और वो रेज जो फोकस से जाएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, फोकस से गुजरता हुआ मालूम पड़ेगा, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको रे डायग्राम के वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कृपया इसको इग्नोर करने की गलती ना करें। फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला रूल हमने पढ़ा कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है। उसका फिगर आपके स्क्रीन पे था और आपने उसको देखा भी था। मैं फिर से उस फिगर को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये देखिए, है ना।
कहानी कुछ ऐसी थी कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है। और इसमें क्या हो गया कि जो रेज फोकस से गुजर रही है स्टार्टिंग में ही, मतलब इंसिडेंट रेज अगर फोकस से गया तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और उसमें क्या था कि इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया है तो रिफ्लेक्टेड रेज फोकस से गुजरेगा, है ना। इज दैट क्लियर? चलिए आते हैं रूल नंबर 3 पे मेरे प्यारे बच्चों। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि रेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स बैक ऑन द सेम पाथ। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पे टकराता है तो उसी रास्ते लौट जाता है ना। देख लीजिए फिगर आपके सामने, रेज जा रहा था, गया गया गया, कहाँ क्रॉस किया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, चलते चलते कहाँ टकराया? मिरर पे, वापस उसी रास्ते लौट गया। ये देखिए एरो, मीन्स दिस इज द इंसिडेंट रे एज वेल एज रिफ्लेक्टेड रे, है ना। इसको अगर कन्वेक्स मिरर में ड्रॉ करें तो क्या कॉन्सेप्ट होगा कि रेज विच वर अपियरिंग टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब अगर कोई रेज ऐसा लग रहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे, देखिए इसको प्रोड्यूस करके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक बढ़ रहा है, तो इसका रिफ्लेक्शन उसी रास्ते हो जाएगा, है ना। सिंपल है। दिस इज द थर्ड लॉ। क्यों बता रहे हैं सर ये सब आप? अरे इसकी जरूरत पड़ेगी रे डायग्राम में, है ना। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि आपको रे डायग्राम्स जब भी ड्रॉ करते हो तो आपको इमेज का पोजीशन निकालने के लिए दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, और दोनों रिफ्लेक्टेड रेज की जहाँ पे मुलाकात होगी वहीं पे इमेज की बात होगी, है ना। तो आप ऐसा तब करेंगे जब आपको पाथ ट्रेस करना आएगा कि अगर लाइट इंसिडेंट होगा तो किधर को जाएगा, वो आपको तब समझ में आएगा जब आपके पल्ले रूल्स आएगा, है ना। इसीलिए मैं आपको रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बता रहा हूँ। बोलो आया? यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं और वो लास्ट रूल है ना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट रूल, रूल नंबर 4, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? बराबर होता है। सर ये तो तब होगा ना जब नॉर्मल हो, प्लेन सरफेस हो, है ना। तो देखिए इसमें भी हम लोग ऐसा है कि नॉर्मल नहीं है, ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल है। इस केस में इस पॉइंट पे जो पोल है वहाँ से अगर आप एक सरफेस एज्यूम करो इस पॉइंट पे, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है दैट प्लेज द रोल ऑफ नॉर्मल, वही प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का रोल प्ले करता है। और इस केस में जो एंगल आई और आर होगा वो बराबर होगा, मतलब जो इंसिडेंट रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगा, वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगा। ये सिंपल है, इस रूल का भी यूज हम लोग करेंगे, है ना। तो हमने 4 रूल पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों। पहला ये पढ़ा कि सर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो फोकस से लौट कर आएगा, जी हाँ। दूसरा ये पढ़ा कि अगर फोकस से जाएगा तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तीसरा ये पढ़ा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो उसी रास्ते लौट कर आएगा, है ना। पहला ये पढ़ा कि पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। दूसरा ये पढ़ा कि फोकस से गया तो पैरेलल भी कम हो जाएगा, है ना, पैरेलल हो जाएगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा ये पढ़ा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर गुजर रहा है तो सेम पाथ पे लौट जाएगा, है ना, उसी रास्ते। और चौथा ये पढ़ा कि एंगल आई और एंगल आर दोनों की वैल्यू क्या होगी? सर बराबर होगी, है ना। तो इन 4 रूल्स का यूज करते हुए हम लोग रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। किसका? इमेज फॉर्मेशन का। किसके इमेज फॉर्मेशन का? ऑब्जेक्ट्स के इमेज फॉर्मेशन का। कहाँ? तो स्फेरिकल मिरर्स में। कब? तो अलग अलग पोजीशंस पे। अलग अलग पोजीशन का मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे प्लेस करेंगे और उसके हिसाब से जो इमेज बनेगा उस इमेज की पोजीशन भी निकालेंगे और कैसे बना उसके लिए रेज का पाथ भी ट्रेस करेंगे और उस पाथ को हम लोग रे डायग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रे डायग्राम। तो अगली क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग रे डायग्राम्स के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।
तब तक आप क्या करेंगे, आप घर पे इन सारे टर्म्स को मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए, समझिए डेफिनेशन को, फिर खुद से 4 या 5 बार लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी पकड़ इस पे मजबूत हो। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, एचसी वर्मा की बुक पढ़िए, न्यूमेरिकल्स बनाइए, ठीक है ना। आपके लिए मैं न्यूमेरिकल का एक बुक लिख दे रहा हूँ, मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप एक बुक है जिसकी न्यूमेरिकल आप बना सकते हो। बुक का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, स्टालिन मल्होत्रा की एक बुक आती है मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, स्टालिन मल्होत्रा आप ले लेंगे। स्टालिन मल्होत्रा की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बुक आती है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए, है ना। वो बुक आप ले लेंगे, उससे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल्स है, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स, एचसी वर्मा की प्रॉब्लम्स जरूर बनाएं, इसमें वैल्यू ऑफ क्वेश्चंस है, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। तब तक बुक्स पढ़िए, नोट्स तैयार कीजिए और उस नोट्स से खुद ब खुद क्वेश्चंस क्रिएट कीजिए, उसकी सॉल्यूशन ढूंढिए, इससे आपका पकड़ और मजबूत होगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस क्रिएट करने का मतलब मैं अगर बताऊं कि आपको कोई भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो उस टॉपिक पे मान लीजिए मैंने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया, तो आप ट्राई कीजिए कि 10 क्वेश्चन खुद ब खुद बनाइए। व्हाट इज दिस, व्हाई दिस, हाउ दिस, ऐसे कर करके 10 क्वेश्चन तैयार कीजिए, फिर उसका आंसर खुद ढूंढिए। इससे क्या होगा कि आपके पास क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा और फिर आप उस क्वेश्चन को कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि आपने खुद क्रिएट कराया उसको, है ना। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर उस व्हाट्सएप पे पूछें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में इस टॉपिक के साथ, रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन वेरियस केसेस ऑफ डिफरेंट पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Thank you for watching. Goodbye.